देश के सामने सबसे बड़े सवाल पर सबसे बड़ी चर्चा। देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार का क्या फैसला होगा? मेरा प्रश्न ये है कि जो भारत में लॉकडाउन है उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ हटाएंगी या इसके लिए कोई अलग से रणनीति बनाई गई? मेरा सवाल है, कोरोना के खिलाफ अगले 7 दिन निर्णायक है। इन्हीं 7 दिनों में कोरोना को हराना होगा, तो क्या है सरकार की नीति कोरोना के खिलाफ? खत्म करनी है महामारी तो लॉकडाउन रखना है जारी। एक आदमी अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। देश में कोरोना के खिलाफ आर पार की लड़ाई। कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा या बढ़ेगा? राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार 15 दिन और केंद्र सरकार बढ़ा सकती है लॉकडाउन को। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए उसको कि एक लंबे लॉकडाउन के लिए वो अपने आप को फाइनेंशियली सोशली तैयार रख सके? कोरोना लॉकडाउन पर आपके सवाल, एक्सपर्ट के जवाब। तो अखबार से संक्रमण कैसे नहीं फैलता है और नोटों से कैसे फैलता है, ये मेरा सवाल है। किसने वो कार्य किया उसके हिसाब से हमें लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी? जी न्यूज का जनसंवाद अभियान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। देश कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों का आंकड़ा भी 5300 के पार पहुंच चुका है। कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, जो 14 अप्रैल को खत्म होने वाला है। लेकिन अभी से यह खबर सुर्खियों में है कि सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। और आज सारे देश में सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार क्या फैसला लेगी। क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा? अगर हां तो इसका रोड मैप क्या होगा? हम आज जनसंवाद अभियान में इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। इसके अलावा कोरोना फैलाने वाली जमात को लेकर भी आपके सवाल लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ डॉक्टर एम वली हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक अब्दुल रज़ाक खान कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट मुकेश जैन हमारे साथ हैं और डॉक्टर राजश्री सिंह आईपीएस अधिकारी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रही हैं। तो पहला जो हमारा सवाल हमारे पास पहुंचा है वो लॉकडाउन को लेकर ही है। वीडियो मैसेज भेजा है हमारे दर्शक ने, आइए सुन लेते हैं उनका सवाल। लॉकडाउन के विषय में बड़े कंफ्यूजन वाले हालात चल रहे हैं और मैं इस विषय में पूछना चाहती हूं कि लॉकडाउन 15 अप्रैल को खुलेगा या इसको और आगे बढ़ा दिया जाएगा? आरपी सिंह जी, बहुत सस्पेंस है, लॉकडाउन आगे एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे भी 2-3 दिन और है कॉल लेने के लिए सरकार के पास। ये जो अभी ग्राफ जो चल रहा है कोरोना वायरस के जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स है, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो किस स्थिति में रहता है, वो बढ़ता रहेगा या कम होगा या प्लेटू पे आएगा या मतलब स्थिर होगा, तो उस स्थिति पे डिपेंड करेगा। आज अभी कह पाना मुश्किल है। अभी तक के हालात में 15 अप्रैल को लॉकडाउन खुलना चाहिए, परंतु आगे कैसे स्थिति, क्योंकि कई प्रदेश हैं जैसे तेलंगाना है, पंजाब है, यूपी है, दिल्ली है, ये सब के सब प्रदेश मांग कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाए। तो सरकार इन सब विषयों पर चर्चा और चिंता कर रही है। आज से और 3-4 दिन बाद जैसी स्थिति उत्पन्न होगी उस हिसाब से सरकार कॉल लेगी। जी, कई राज्य सरकारों ने ये आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि ऐसे में लॉकडाउन जो है वो हटाया नहीं जाना चाहिए। अगला वीडियो मैसेज सुन लेते हैं अपने दर्शक का। मैं जी न्यूज से पूछना चाहता हूं कि 14 अप्रैल के बाद क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, और अगर बढ़ाया जाएगा तो गरीबों का क्या होगा? राजीव रंजन जी, ये बहुत से राज्य हैं जो खुद आग्रह कर रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसे लोग जो जिनके सामने ये रोजी रोटी का संकट है, वो भी तो बड़ा सवाल है ना।
कब तक जारी रहेगा लॉकडाउन, और ऐसे में फिर रोजी रोटी कहां से आएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। एक विपत्ति से निपटने की तैयारी पूरी दुनिया कर रही है और हिंदुस्तान में लॉकडाउन के नतीजे उत्साहवर्धक है। अगर तबलीगी मरकज के आंकड़ों को अगर अलग कर दिया जाए तो काफी हद तक इस पर देश ने विजय पाने की राह तय कर ली थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दोनों ही पक्ष बेहद महत्वपूर्ण है। एक है, अगर लॉकडाउन के लिए हॉटस्पॉट और जिन राज्यों में परेशानियां ज्यादा हैं उनको लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जरूरत अगर है तो वहां जरूर फैसला होना चाहिए। जहां नहीं आवश्यकता है वहां छूट दी जा सकती है और ऐसे मामलों में राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर के किसी नतीजे पर आ सकती हैं। लेकिन जो दिहाड़ी मजदूरों का सवाल है, जो मेहनतकश लोगों का सवाल है, इस सवाल को लेकर राज्य सरकारें पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है। हमारे राज्य की ओर से भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार फैसले हुए हैं और शुरुआती 2-3 दिनों की अफरा तफरी देश में भले ही रही हो, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां काफी हद तक राजीव जी, ये बिहार सरकार का क्या स्टैंड है? क्योंकि बहुत से राज्यों ने खुद ये की है गुजारिश केंद्र सरकार से कि लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाए। बिहार सरकार का क्या स्टैंड है इसको लेकर? बिहार सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है और 11 तारीख के आसपास इसके संबंध में अपना निर्णय और अपनी अनुशंसा वो साझा करेगी। ठीक है, अगला वीडियो मैसेज ले लेते हैं। हमारे दर्शक आशुतोष हैं, उनका सवाल। क्या हम इन छुपे हुए लोगों के खिलाफ कुछ हमारी सरकार जो है कड़ा से कड़ा एक्शन नहीं ले सकती, जिससे वो खुद ब खुद सामने आके अपना मेडिकल टेस्ट कराए, जिससे हम जो है कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें? डॉक्टर राजश्री सिंह, अब ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए? बहुत से जमाती है, महाराष्ट्र में तो खासतौर पर कहा जा रहा है, जो कि अपने स्विच ऑफ करके फोन बैठे हुए हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए? सामने तो वो खुद आ नहीं रहे। डॉक्टर राजश्री सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही थी जी। देखिए, जो भी वायलेटर्स हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष से हैं, किसी भी जाति धर्म, उसका हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। वो सब चीजें, जो वायलेटर है वो हमारे लिए सब बराबर हैं और जो भी वायलेशन करेगा एज पर लॉ हम बिल्कुल उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है जो इन एपिडेमिक्स को फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, इलिटरेसी ज्यादा है इसलिए कर रहे हैं, तो सबके खिलाफ एक्शन वही एज पर लॉ होगा। ठीक है, अगला वीडियो मैसेज ले लेते हैं हमारे अगले दर्शक। और इससे पहले कि हम अपने अगले दर्शक का रुख करें, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन कितना जरूरी है इसकी अहमियत बताते हुए हम आपको बता दें, कल स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक अहम बात कही। उन्होंने बताया कि अगर हिदायतों का पालन नहीं किया गया तो कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति 400 से ज्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। कि अगर मान लीजिए हम R0 को 2.5 माने, क्योंकि अभी इसकी हर तरह से स्टडी चल रही है, तो अगर हम R0 को 2.5 मान के चलें तो उस केस में एक आदमी अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर हम लॉकडाउन या सोशल एक्सपोजर को 75% कम कर दें तो वही एक इन्फेक्टेड पर्सन केवल 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। डॉक्टर एम वली, ये समझना आज की तारीख में लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है। हाँ, ये बात इन लोगों को भी मैं बार बार समझा रहा हूं, और जो लोग, मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर राष्ट्र से और पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से माफी मांग रहा हूं। यही इसका हल है कि वो अपनी गलती को समझें और बाहर आएं। कुछ लोगों ने अपने फोन बंद कर दिए। मुझे बताया गया कि कुछ लोग को पुलिस ट्रेस कर रही है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी बताया है कि उनके सब आजकल ट्रैकिंग और ट्रेसिंग जो है बहुत मुश्किल नहीं है, तो ये ट्रेस हो जाएंगे और बाद में जो है डंडा पड़ेगा। लेट मी बी लिटिल रफ,
तो उससे क्यों नहीं बच रहे भाई? बाहर आइए आप लोग। क्यों आप दूसरों को मौका दे रहे हैं कि आपको वो सजा दें? आप अच्छे नागरिक बनिए। तबलीगी जमात का सबसे पहला असूल ये है कि आप अच्छे नागरिक बनिए और अच्छा इंसान बनिए। ये पहला लेसन है तबलीग का। तो आप बाहर आइए और आप अपने को टेस्ट कराइए और उसके बाद प्रशासन के हवाले कीजिए अपने को। आपके जरिए से कितने लोगों तक बीमारी फैलने से रुकेगी, इसको ऐसे सोचिए। कुछ लोग एक्चुअली मीमांसा जी डर गए हैं, वो डरे हुए हैं कि हमको ले जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। वो टेस्ट से और किसी, अब तो टेस्ट और आसान हो जाएगा, कल से सिर्फ ब्लड से हो जाएगा, तो आपको अच्छी रिपोर्ट मिलेगी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोरोना से कोई नहीं मर रहा है। हमारे अस्पताल के बेड्स खाली पड़े हैं। इंडिया ने इतना अच्छा इंतजाम करके रखा है कि हर जगह जो आप विजुअल्स ला रहे हैं हॉस्पिटल से शूट करके, वहां पे सब खाली बेड दिखा रहे हैं आप, तो पेशेंट है ही नहीं सीरियस। और जो कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं वो तो ये तो घर में अखबार पढ़ रहे हैं या हॉस्पिटल के रूम में आराम कर रहे हैं। तो वाई फियर, वाई एंजाइटी, सब डरे हुए हैं। देखिए अभी आपसे भी जो पहले 2 सवाल आए उसमें भी डर साफ दिखाई दे रहा था, खुलेगा कि नहीं। मैं आपको WHO का एक प्रोटोकॉल बता दूं, पूरे इंडिया में कंफ्यूजन है। फर्स्ट डे लॉकडाउन इज 1 day, then after 2 to 3 days, 21 days, then a break of 5 days, 3 to 28 days, then a break of 5 days, 4 to 15 days. This is standard international protocol by the WHO. और पहला हिस्सा हमने इसी का फॉलो किया है। पहले हमने 1 दिन किया है और फिर ये 3 weeks का किया है, और हो सकता है इसके बाद फेज बैनर में ये खुले। ये लेट इट बी एडमिनिस्ट्रेटर्स जॉब। जी बिल्कुल डॉक्टर वली, जो आपने कहा कि जो छिपे बैठे हैं वो बाहर निकलना चाहिए, उन्हें डर किस बात का है? वो आइसोलेट हो जाएं, वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं, तो ऐसे में जो बाकी लोगों में फैलने का ये डर है वो भी खत्म हो जाएगा और जल्द ही हम इसको नियंत्रित कर लेंगे। अगले हमारे दर्शक हैं दीपक मदान, उनका मैसेज सुन लेते हैं। हॉस्टल में क्या इनके ये सिखाया जाता है कि जो इनका इलाज करने आए उनके आप ऊपर थूको और आप कपड़े उतार के उनके सामने घूमो, और ये चीज हर जगह हो रही है? तो क्या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये नहीं होना चाहिए कि इन लोगों को अरेस्ट कर दे शुड नॉट बी गिवन एनी मेडिकल फैसिलिटी, इनफैक्ट उनके ऊपर केस चला। आरपी सिंह जी, बहुत गुस्सा है लोगों में। मैंने बात कोई सुनी, मेडिकल पर मैं फैसिलिटी नहीं दी जानी चाहिए अगर वो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। पर फिर भी इंसान है, हमारे देश के नागरिक हैं, हमें उनकी चिंता करना हमारा फर्ज है। हमारे यहाँ तो कसाब तक की भी चिंता करी गई, परंतु बेशक वो जितना मर्जी जालिम हो, जितना मर्जी वो जुल्म करे, परंतु उसकी चिंता फिर भी होगी। परंतु मेरे इस कारण से निवेदन है कि उससे पहले अभी आपके यहाँ जो पैनलिस्ट कह रहे थे, जो बाकी लोग भी हैं वो आए, उनका टेस्ट होने में कोई नुकसान नहीं है। टेस्ट होने के बाद उनकी जीवन की भी सुरक्षा हो जाएगी और उनके घर वालों की भी, और जिनके उनके संबंधी और पूरे कौम की, उनके पूरे कौम की और पूरे देश की सुरक्षा होगी। हम बार बार कह रहे हैं टेस्ट कराएं। अब वो ठीक है, कुछ लोग उसमें इस प्रकार के जो गलत काम कर रहे हैं उसकी जो कानूनी कार्रवाई होगी हो, परंतु उनका इलाज अवश्य है फिर। जी, और अगला जो सवाल है वो निवेदिता का है। आरपी सिंह जी, वो ये पूछ रही हैं, कोरोना से लड़ने में अगले 7 दिन निर्णायक हैं। इन 7 दिनों में कोरोना को हराना होगा, तो क्या है सरकार की नीति कोरोना के खिलाफ? मेरा सवाल है, कोरोना के खिलाफ अगले 7 दिन निर्णायक है। इन्हीं 7 दिनों में कोरोना को हराना होगा, तो क्या है सरकार की नीति कोरोना के? आरपी सिंह जी, एक ही नीति है कि हम सबके सब अपने अपने घरों पर रहे। मैं अब आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, स्काइप के थ्रू कर रहा हूँ, हम घर से जा नहीं रहे बाहर। हम लोगों जिनकी चिंता करनी है, वहाँ स्टाफ आता है, वो चिंता करता है, जो सरकारी स्टाफ है चिंता करता है। मेरे से निवेदन, अपने घर पे रहें, क्वारंटाइन रहें, घर पे रहकर लॉकडाउन में रहें। आपको कुछ सामान लेना है फोन कर मंगवाइए और ग्रेजुअली ये खुलेगा रास्ता। परंतु अगले 1 हफ्ते में एक ही तरीका है कि अगर ये जो लोग जो लोग इसमें आ रहे हैं, अगर वो उनका नंबर कम होगा या वो प्लेटू पे आएगा, तो सरकार उस पर फैसला ले पाएगी, नहीं तो दिक्कत होगी। क्योंकि उसका एक ही सोल्यूशन है, घर पे रहना, लॉकडाउन में रहना, घर पे रहना, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जी, और हमारा अगला वीडियो मैसेज जो है वो विनोद का है, उनका सवाल सुन लेते हैं। मेरी वाइफ सोनीपत में है, हरियाणा, और उनका इसी मंथ 20 तारीख को डिलीवरी की डेट मिली है, और मैं यहाँ फंसा हूँ और मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। और मैंने सोचा कि 15 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन
ऐसी स्थिति में लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा, तो प्लीज मेरी मदद। डॉक्टर राजश्री, अब ऐसे में ये लोग जो हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशन है इनके लिए, ये लोग क्या करें? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी मीमांसा जी कि अभी क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो है 5 से और 14 दिन तक का है, ये अपनी वाइफ के पास जाएंगे रादर देन हेल्पिंग हर इन हर डिलीवरी टाइम। ये उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें नहीं मालूम कि इनको इन्फेक्शन है या नहीं है, पर फिर भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सबको पासेस दिए जा रहे हैं जो बहुत अर्जेंट हैं, और मेडिकल हेल्प जिनको चाहिए होती है, या जिनको फूड चाहिए होता है, या जिनको कोई और किसी चीज की अर्जेंट जरूरत है, तो पुलिस इज प्रोवाइडिंग दैट। ये अपने केस में जो बात कर रहे हैं कि इनकी वाइफ सोनीपत में है, तो ये एक पास अप्लाई करें ऑनलाइन, और इससे पहले कि वो डिलीवरी डेट आए इनके पास जरूर परमिशन आ जाएगी। और साथ में ये भी ख्याल रखें कि लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें ये बाहर ना जाए, ये अपने आप को भी बचा के रखें। तो पास के लिए ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बस यही है कि ऑनलाइन आपको पास के लिए अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आप भी घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। अगला सवाल सुन लेते हैं। कोरोना वायरस अभी चल रहा है, कहीं नहीं जाना है, स्कूल बंद है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। डॉक्टर एम वली, आपने सुना, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी समझ तो रहे हैं मामले की गंभीरता को कि कहीं नहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये भी साथ साथ है क्यूरियोसिटी और एंजाइटी कि हाँ स्कूल कब खुलेंगे। हाँ, स्कूलों की जो अच्छे स्कूल हैं उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी है। देखिए, स्कूल की छुट्टियां दूसरी जो होंगी वो शायद वो एडजस्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त तकाज़ा यही है कि हम स्कूलों को बंद रखें, पब्लिक प्लेसेस को बंद रखें। रेलें बंद हैं, जहाज बंद हैं, मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, स्कूल बंद हैं। आपके सिर्फ हमारे काम और आपका काम हो रहा है। एसेंशियल सर्विसेज खुली हैं, अस्पताल खुले हैं और ग्रोसरी मिल रही है। ये क्या कम है? ये भी बहुत बड़ा फायदा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इतने बड़े देश में ये सब सिस्टम को चलाना, ये हमारे और आपके सहयोग से और पब्लिक के सहयोग से चल रहा है, जिसके लिए पब्लिक की भागीदारी का मैं शुक्रगुजार हूं। लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। और इसमें अच्छी बात जो है वो ये है कि इंडिया में ये सबको जानना चाहिए कि जो केसेस की सीवियरिटी है, जो वायरस का प्रकोप है, वो बहुत कम है। ये जितने भी पेशेंट आप नंबर देख रहे हैं 5000 के ऊपर चला गया है, तो वो पेशेंट वो हैं जो चल फिर रहे हैं। इसमें कोई आईसीयू में नहीं पड़े हैं 5000 लोग, या वेंटिलेटर की शॉर्टेज नहीं है, दवा की शॉर्टेज नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि लोग कोरोना की संख्या को देखकर विचलित न हो, और कोरोना की मृत्यु की संख्या को देखकर इसलिए विचलित न हो कि ये उस मृत्यु दर से जो डेली हर अस्पताल में 3 मौतें होती हैं, आप पूरे इंडिया के अस्पताल का टोटल करें तो एक दिन में 20,000 30,000 हो जाएगा, उससे ये बहुत कम है। सिर्फ वो पेशेंट्स की डेथ हो रही है जिनको बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी, हार्ट डिजीज। प्रेगनेंसी का भी कोई डेथ नहीं हुआ है। सो ज्यादातर ये डायबिटीज वाले, हार्ट डिजीज वाले। और एक और भी अच्छी बात हो रही है कि हमारे मरीज घर पर सुरक्षित हैं, वो ज्यादा हॉस्पिटल में एक्सपोज नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन इज वेरी गुड। तो अब इसमें हर आदमी का फिक्र करने का ये काम नहीं है कि साहब लॉकडाउन कब खुलेगा। जब चांद निकलेगा तो पूरी दुनिया देख लेगी। आप अपने घर में लॉकडाउन में रहिए, अभी वेट कीजिए। इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। हूसोएवर इज पोस्टुलेटिंग थ्योरीज। बिल्कुल डॉक्टर वली, और जो बात आप कह रहे हैं, अगर हम स्पेन, इटली, अमेरिका में देखें जहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो हम देख रहे हैं किस तरह से भयावह बढ़ता जा रहा है। राजीव सिंह है हमारे अगले कॉलर, उनकी बात सुन लेते हैं। मेरा सवाल सरकार से ये है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने बोला था कि किसी की सैलरी नहीं कटेगी और ईएमआई 3 महीने के लिए छूट दी जाएगी। तो अभी तक सैलरी तो आया नहीं है और ईएमआई भी कट गई। कंपनी सैलरी दे नहीं रही है। जो थोड़ा बहुत सेविंग था वो ईएमआई कट गई और अभी तो सेविंग भी नहीं बची जो घर का खर्चा चलाया जा सके। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? मुकेश जैन जी, सैलरी आई नहीं और ईएमआई कट गई। जी देखिए, जो ईएमआई की जहां तक बात है, ये हर एक इंसान को ऑप्ट करनी पड़ेगी, बैंक में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरी ईएमआई नहीं काटी जाए, क्योंकि
सरकार ने ऑप्शन दी है, आरबीआई ने सर्कुलर इशू कर दिया है बैंक को, बैंक्स आर परमिटेड टू अलाउ फॉर द डेफरमेंट ऑफ EMI, बट ये आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी बाय वे ऑफ SMS। या तो आप SMS करेंगे या आप ईमेल के थ्रू करेंगे। ये आपकी ऐसे EMI डेफर नहीं होगी, अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी EMI कट जाएगी। अब परेशानी ये आती है कि लोग जागरूक नहीं है इस बात के लिए कि उनकी EMI के लिए वो कैसे करें। तो आप, अगर आपके पास नेट की सुविधा है तो आप जाके अपने बैंक को गूगल करें, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इलाहाबाद बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक जितने हैं, इन्होंने सबने अपने गाइडलाइंस निकाल दी हैं कि आप EMI को कैसे डेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप EMI डेफर करेंगे। और जहां तक सैलरी की बात है, सैलरी में थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि जो मध्यम व्यापारी वर्ग है उसके बारे में अभी तक कोई प्लानिंग नहीं हुई है, क्योंकि उसको कहा गया है कि उसको सैलरी देनी है, बट उसको पीछे से जो इनफ्लो आना है, जो कैश का जो अमाउंट आना है उसके पास, उसके बाद ही तो वो सैलरी दे पाएगा। उसके लिए भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जी, ये शिकायत बहुत से लोगों की है कि EMI को लेकर जो बैंक्स हैं वो भी स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं। सरकारी बैंकों ने भले ही कर दिया हो, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो इसको लेकर कोई बहुत साफ पॉलिसी नहीं अपना रहे हैं। ये बहुत लोगों का सवाल है। अगला सवाल ले लेते हैं जो कि तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। तबलीगी जमात ने जिस तरह कोरोना फैलाया है, क्या उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? राजीव रंजन। देखिए, निश्चित तौर पर जो गलती हुई है वो जघन्य अपराध है। इन्होंने मानवता के साथ एक इतना बेईमान नजरिया अपनाया है जिसकी पूरी दुनिया में भर्त्सना हो रही है, और कड़े कदम जरूर उठाए जाने चाहिए। साथ ही साथ उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए जिनके क्षेत्राधिकार में मरकज का ये आयोजन, जिसमें दुनिया के अलग अलग मुल्कों से लोग आए, देश के अलग अलग हिस्सों में वो गए, न केवल पर्यटक वीजा का उल्लंघन हुआ बल्कि जो दिल्ली प्रशासन और केंद्र सरकार के लगातार निर्देश थे उन सब का उल्लंघन हुआ। लेकिन इनके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों पर है, उनकी लापरवाही और अकर्मण्यता की सजा पूरा देश भुगते, मैं समझता हूं मरकज से कम बड़ा अपराध उनका भी नहीं है। इसलिए इन तमाम बातों का संज्ञान लिया जाना चाहिए, और जो भी कार्रवाई ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और भविष्य के लिए डेटरेंट के तौर पर ये सफाई से बात कहने में कि बैन लग जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत दर्शकों ने ये सवाल किया है, बैन लगना चाहिए नहीं। एक तो सख्त कार्रवाई की बात हो रही है, बैन लगना चाहिए। क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? मैंने कहा बिल्कुल बैन लगना चाहिए, बिल्कुल बैन लगना चाहिए। मैंने तो कहा कि सख्त कार्रवाई से मेरा अभिप्राय वही है कि कार्रवाई के दायरे में मरकज पर जो पाबंदी है उसके साथ साथ उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली सरकार के गाइडलाइंस के बावजूद वहां लोग जमे रहे और उनको बाहर निकालने का कोई काम नहीं हुआ। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल हामी रखता हूं कि जिस प्रकार की हरकत इन दिनों में मरकज ने की है, प्रतिबंध लगना चाहिए। और दुनिया के कई देशों में ये जो जमात है, इस जमात के ऊपर बैन है, तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इसको कंसिडर करना चाहिए। जैसे ये थोड़ा लॉकडाउन वाला मामला और थोड़ा ये कोरोना वायरस वाला मामला ठीक हो, उसके बाद सरकार इन पे पर्सनली भी कार्रवाई करे इनके लोगों पर, और जो कानून के दायरे में आती है, और बैन को भी कंसिडर करना चाहिए। जी बिल्कुल। जब देश में जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं वो 1/3 तबलीगी जमात की वजह से ही हुए हैं। देश के 17 राज्यों में कोरोना फैलाने के पीछे तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है तबलीगी जमात को लेकर, आइए उनकी बात भी सुना देते हैं। हाँ, उसकी मूवमेंट ट्रैक करने के लिए पिछले 14 दिन की मूवमेंट कहाँ थी, ताकि क्योंकि उसमें काफी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं कि उसमें से जो लोग हैं कि भाई उनके कांटेक्ट में जो आएंगे वो हाईली सस्पेक्टेबल है, तो रिपोर्ट शायद जहां तक आज कल में मिलनी चाहिए। देखिएगा, अब सबका 100% कहना तो मुश्किल है, पर बहुत सारे लोगों को हम कर चुके हैं। कुल मिला के मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे क्वारंटाइन में ही 2600-2700 लोग टोटल हैं, जो डायरेक्टली 1800 लोग तो वहां से उस दिन रेस्क्यू किए गए थे। उसके बाद अलग अलग दिल्ली की कई जगह से निकाले गए। 700 करीब वो लोग हैं, 550 लोग हॉस्पिटल्स में हैं, तो 3000 से ज्यादा लोगों को इस तरह से रेस्क्यू किया जा चुका है। तो 2700 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है, और जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं सत्येंद्र जैन। हमारे अगले जो दर्शक हैं वो हैं दिनेश, देखते हैं क्या सवाल पूछ रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ाओ, वो अच्छी बात है, शायद जिंदगी रहेगी तो अर्थतंत्र तो दूसरी बार भी हम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन किसके हिसाब से बढ़ा,
किसने वो कार्य किया, उसके हिसाब से हमें लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी? आरपी सिंह, देखिए घुमा फिरा कर सवाल यही होता है कि जिसकी वजह से जो विलन है ये कोरोना फैलाने में, उसके खिलाफ एक्शन का एक ही सवाल पूछ रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल ठीक और बिल्कुल उचित सवाल है, और इस पे जैसे समय आएगा इनकी जमात के खिलाफ भी और जो इंडिविजुअल है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सबके, आपके दर्शकों को, इसको कृपा कर किसी धर्म से मत जोड़िए। ये जमात ठीक है, एक धर्म पर्टिकुलर की जमात है, परंतु वो पूरे धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती है, पूरे इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समाज में हमने एक किस्म का समन्वय बनाकर रखना है, आपस में अविनस्त है ना हो। इनके कारण से गलती इनकी है, बहुत बड़ी गलती है और जानबूझकर की गलती मेरा कहना है, और इसमें शरारत भी है। उस पर सारे एंगल्स पे एक जांच हो, उस पर जांच होकर कार्रवाई हो, इसकी चिंता करेंगे। जी बिल्कुल, कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो जाती है, लेकिन जो ये लापरवाही और इतनी बड़ी गलती की है उसका खामियाजा पूरा देश इस वक्त भुगत रहा है। 1/3 केसेस तबलीगी जमात की वजह से हुए हैं और अभी भी वो छिपे बैठे हैं और पुलिस टीम बनाई गई है बाकायदा। सोचिए आपकी पुलिस पर कितना बड़ा बोझ है, कितना बड़ा प्रेशर कि उन लोगों को खोजना है, उन्हें आइसोलेट करना है और तब जाकर हम कोरोना पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो जनसंवाद अभियान लगातार जारी है और हमें इंतजार है आपके सवालों का। #AskZ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हर रोज 1 बजे से 2 बजे के बीच ये जनसंवाद अभियान आप देखते हैं। एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ रोज मौजूद रहता है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आप 98118933 पर मैसेज करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। बस 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं।